हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है ने रिक्रूटमेंट ड्राइव 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत बहुत सारे अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी निकली हुई है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि कौन से पोस्ट की वैकेंसी निकली है, कितनी वैकेंसी है, उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन है, एज क्या है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है किस फॉर्मेट में होना चाहिए, कब तक फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरने से पहले क्या सावधानी बरतनी होगी। ठीक है, पूरा डिटेल में वीडियो देखना, नहीं तो आप कुछ ऐसा गलती कर दोगे जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट ड्राइव 2025 निकल चुका है DFCCIL का। इसमें जो है कि इम्पोर्टेंट डेट देख ले सकते हैं कि जो फॉर्म भरने का डेट है, स्टार्टिंग डेट 18 जनवरी 2025 है एंड 16 फरवरी 2025 लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। एंड अगर फॉर्म भरते समय कुछ आपने गलती कर दिया, बाद में आपको पता चलता है कि फॉर्म भरते समय फ़ोटो ब्लर हो गया, सिग्नेचर ख़राब हो गया, या हो सकता है कि आपका नाम की स्पेलिंग गलत है, फादर नेम की स्पेलिंग गलत है, एजुकेशनल में कुछ परसेंटेज गलत लिखा गया, कुछ भी गलत हो गया, तो आप फिर से एक बार विंडो खुलेगा जो कि 23 फरवरी को खुलेगा और 27 फरवरी को क्लोज होगा। तो आप 23 फरवरी जब खुलेगा वो विंडो तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हो। अब देखा जाए कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो इसमें 2 एग्ज़ाम होगा। एक CBT, दोनों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT। तो जो पहला CBT होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसका टेंटेटिव डेट दिया हुआ है कि अप्रैल 2025 में होगा, और जो दूसरा है CBT 2 वो अगस्त 2025 में होगा। उसके अलावा फिजिकल एजुकेशन टेस्ट होगा जो कि केवल MTS के पोस्ट के लिए होगा, और जो कि अक्टूबर-नवंबर 2025 में होगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद DV होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिंक दिया हुआ है कि क्लिक हियर टू अप्लाई, तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जो अप्लाई करने का लिंक है उसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। जब अप्लाई करेंगे तो उससे पहले आप एक फ़ोटो रख लेना, अपना एक सिग्नेचर रख लेना। उसके अलावा अपना ईमेल आईडी आपका होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, और जितने भी एजुकेशनल आपके डिटेल्स हैं वो सब आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो वो सारे आप रख लें, उसके बाद ही फॉर्म भरना चालू करें, और उससे पहले वीडियो ज़रूर देखें ताकि कोई ऐसा गलती आप ना करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर फॉर्म भरने में आपको कोई दिक्कत हो रही है तो वहाँ एक लिंक दिया हुआ है, हेल्प डेस्क नंबर, तो इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि 10 बजे से 5 बजे तक आपका रहेगा। ठीक ना, तो ये आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे को बंद रहता है, जिस दिन वीकली ऑफ हो उस दिन भी बंद रहेगा। यहाँ पर यह दे दिया हुआ है। ठीक है, तो अप्लाई जो करना होगा DFCCIL.com पर जाके करना होगा, और जो लिंक मैं दूंगा वहाँ से आप करेंगे क्लिक, तो वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई करने का विंडो आपको खुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट का वैकेंसी निकला हुआ है। तो जूनियर मैनेजर का लिखा हुआ है, इसका हालांकि पोस्ट 3 ही है, और इसके लिए आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन है पास इन फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ CA या CMA फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन देख सकते हैं कि क्या है, और पोस्ट भी कम है, तो जिसके पास है वह भर लेना। उसके अलावा इसमें सैलरी की बात किया जाए तो आपको 50,000 स्टार्टिंग से 1,60,000 मिलेगा। उसके अलावा बहुत सारा बेसिक सैलरी है, उसके अलावा DA TA HRA और बहुत सारा अलाउंस वगैरह मिलता है, वो भी आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है उसमें अलग अलग तरह के हैं, तो उसमें स्टार्टिंग बेसिक पे 30,000 रहेगा, और मैक्सिमम 1,20,000 रहेगा। ठीक है, और इसमें भी बहुत सारा जो भी अलाउंस वगैरह मिलते हैं वो अलग अलग से मिलेंगे। और जो एग्जीक्यूटिव सिविल है, सिविल में भी एग्जीक्यूटिव में भी अलग अलग पोस्ट हैं, तो सिविल का है उसमें टोटल पोस्ट है आपके 36। उसमें UR के लिए 36, SC के लिए 3, ST के लिए 5, OBC के लिए 9, EWS के लिए 3, PWD के लिए 2, एक्स सर्विसमैन के लिए 5। ठीक है, टोटल पोस्ट है 36। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कि 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग से जो डिप्लोमा किए हैं वो तो भर ही सकते हैं, साथ में जो बीटेक भी किए हैं सिविल इंजीनियरिंग से तो वो भी भर सकते हैं। साथ में इसमें दिया हुआ है कि परसेंटेज आपका 60% से कम नहीं होना चाहिए। तो जिनका कॉलेज में CGPA या DGPA मिलता है तो वो क्या करें, या पॉइंट मिलता है तो वो क्या करें, तो वो अपने कॉलेज में जाएँ, वहाँ पता करें कि उसको कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, तो वो बता देंगे कि किस हिसाब से करते हैं। उसको टेस्टेड करवा लेना, जो कन्वर्जन का फार्मूला है उसको एक लेटर हेड पे लिखवा लेना, उसे टाइप करवा के उसमें टेस्टेड करवा के, और उसको भी रखने रहना, DV के समय वो लगाना होगा, और उसी हिसाब से आप अपना CGPA को कन्वर्ट कर लो परसेंटेज में। ठीक है,
उसके बाद अगला पोस्ट है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, तो इसमें टोटल पोस्ट है 64, उसमें से यूआर के लिए 28, एससी के लिए 11, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 14 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है, पीडब्ल्यूडी के लिए 3 और एक सर्विसमैन के लिए 9। इसमें है 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इस सब जो भी ब्रांच है दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह भी दिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो ये सारे भर सकते हो। डिप्लोमा वाला भर सकते हो, साथ में बीटेक वाला भी भर सकते हो, एमटेक किए हो तो ऑब्वियसली भर ही सकते हो। उसके अलावा मेडिकल स्टैंडर्ड भी इसमें दिया हुआ है, तो मेडिकल स्टैंडर्ड भी देखते चले क्योंकि मेडिकल आप फॉर्म भर दिया, आपके पास मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं है तो फिर भरने से क्या फ़ायदा। तो जो मेडिकल स्टैंडर्ड है जूनियर मैनेजर के लिए उसके C1 है। अब C1 मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या होना चाहिए इसके बारे में बाद में बताएंगे। उसके बाद आपको है जो कि आपका एग्जीक्यूटिव के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है, ठीक ना, सिविल के लिए। उसके बाद जो आपका एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल आ गया उसके लिए भी मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है। अब है एग्जीक्यूटिव सिग्नल, तो इसमें टोटल पोस्ट है 75, जिसमें से यूआर के लिए 28, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 7, ओबीसी के लिए 23, ईडब्ल्यूएस के लिए 8, पीडब्ल्यूडी के लिए 3 एंड एक सर्विसमैन के लिए 10। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A3 मांगा गया है। और इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इस सारे बहुत सारा ब्रांच लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस सारे में 60% आपको होना चाहिए कम से कम ग्रेजुएशन में, मतलब ये पॉलिटेक्निक वाला होता है डिप्लोमा में। और बीटेक भी किए हैं तो आप बीटेक में आपको 60% होना चाहिए। और ग्रेजुएशन अगर आप किए हैं इन स्ट्रीम में किसी भी स्ट्रीम से या एमटेक किए हैं तो उसमें भी 60% आपको होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो एमटीएस का पोस्ट है इसमें आपका स्टार्टिंग 16,000 मैक्सिमम 45,000 है। और इसमें क्या है कि आपका टोटल 464 पोस्ट है। और इसमें अनरिजर्व के लिए 194, एससी के लिए 70, एसटी के लिए 32, ओबीसी के लिए 122 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 46, पीडब्ल्यूडी के लिए 33, एक सर्विसमैन के लिए 113 है। और इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A2 मांगा गया है, ठीक है। और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इसमें लिया हुआ है कि मैट्रिक पास होना चाहिए, साथ में ITI होना चाहिए, ठीक है ना। उसके साथ 1 साल का अप्रेंटिस भी होना चाहिए। और जो आपका उसके जो ITI है उसमें 60% से कम मार्क्स आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास मैट्रिकुलेशन आप किए हो और ITI भी किए हो और साथ में 1 ईयर का आपने अप्रेंटिस किया है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा होगा कि फॉर्म सैलरी बहुत कम है 16,000 स्टार्टिंग, तो ये बस बेसिक सैलरी है, इसके साथ DA HRA TA वगैरह भी मिलेगी। उसके साथ अभी 8 पे कमीशन आने वाला है, तो आपका जो 16,000 स्टार्टिंग बेसिक है वो लगभग आपका ज्वाइनिंग के समय तक 45,000 हो जाएगी, ठीक है। तो आप ज़रूर फॉर्म भरें अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे आपको बताया था कि वहाँ डिप्लोमा लिखा हुआ था, BE BTech वाला भर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ क्लियरिफाई किया हो कि कैंडिडेट हैविंग BE BTech या MTech इंटीग्रेटेड डिग्री dual degree in engineering in relevant discipline shall also be considered for a post where essential qualification of BE BTech in relevant discipline is prescribed, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो MTS का पोस्ट है उसके लिए दिया हुआ है कि द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ एज इंडिकेटेड इन पैरा 2.3 इज मैंडेटरी। जो वहाँ पर लिखा हुआ है कि ITI होना चाहिए, अप्रेंटिस होना चाहिए, 10th होना चाहिए, वो हर हाल में आपको होना चाहिए। अगर है तभी आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है कि जो कन्वर्जन का फॉर्मूला है कि वेयर percentage of marks is not awarded by the university but only CGPA, OGPA, CPI, DGPI or later grade is awarded, the same shall be converted into percentage in terms of conversion norms of university in this regard, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं एज लिमिट आप देख सकते हो कि जो जूनियर मैनेजर है उसके लिए एज मिनिमम 18 मैक्सिमम 30, एग्जीक्यूटिव के लिए मिनिमम 18 मैक्सिमम 30, MTS के लिए मिनिमम 18 मैक्सिमम 33 एज जनरल कैटेगरी के लिए है, UR के लिए। और जो OBC SC ST के लिए जो एज रिलैक्सेशन मिलता है मैक्सिमम एज में वो मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा जो सारे एज कैलकुलेशन होगा 1/7/2025 के हिसाब से कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं और OBC के SC ST के लिए मैं बता दूं कि SC ST जो कैंडिडेट है उनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो DB के समय लगेगा। तो रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी फॉर SC ST विल बी एज पर
Government of India directives, candidates belonging to SC/ST category shall have to submit the attested copy of caste certificate issued by the competent authority as prescribed format by the Government of India at the time of document verification. तो अभी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जब डीबी होगा उसमें आपको लगेगा, तब तक आप आराम से बनवा लीजिए, ठीक है। जो ओबीसी कैंडिडेट है उनका जो ओबीसी सर्टिफिकेट रहेगा वो नॉन क्रीमी लेयर वाला होना चाहिए, और वो आपको फॉर्म भरते समय ही अपलोड करना होगा। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हुज कास्ट इज included in the central list applicable for service under Government of India are required to upload valid caste certificate at the time of filling of application form ना। जब आप फॉर्म भरेंगे उसी समय आपको अपलोड करना होगा, तो आप अभी बनवा लें, तत्काल में इमरजेंसी में जल्दी बन जाता है तो आप इमरजेंसी में लगा दें और बनवा लें। बनवाने के बाद आप फॉर्म भरते समय ही आपको अपलोड करना होगा। और इस किस फॉर्मेट में बना हुआ है तो इसका फॉर्मेट मैं अभी नीचे आपको दिखाता हूँ कि किस फॉर्मेट में बनवाना होगा, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं जो कैंडिडेट इकोनॉमिक विकल्प सेक्शन है उसके लिए कैंडिडेट्स हु आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ SC/ST कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी एंड हुज फैमिली ग्रॉस एनुअल इनकम इज बिलो 8,000 8 लाख से आपका फैमिली इनकम कम है तो आप EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ठीक है ना। तो EWS सर्टिफिकेट के अब इंटाइटलमेंट है, तो EWS फॉर बेनिफिट ऑफ reservation for EWS the income shall also include income from all sources that is salary, agriculture, business, profession etc. जितने भी सोर्स है सभी से मिला के अगर 8 लाख आपका फैमिली इनकम से कम है 8 लाख से, तो आप EWS बनवा सकते हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ अप्लीकेशन। ऑल्सो candidates whose family owns or possess any of the following assets shall be excluded from being आइडेंटिफाइड। तो अगर आपके पास 5 एकड़ से लैंड से ज़्यादा है या रेसिडेंशियल फ्लैट है और 1,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का है, ये सब आप देख सकते हो कि रेसिडेंशियल प्लॉट है अब 200 स्क्वायर यार्ड्स एंड एबव इन द एरिया अदर दैन द आइडेंटिफाइड म्यूनिसिपालिटीज, ये सारे हैं तो आप नहीं बना सकते, ठीक है। तो आप देख लेना EWS कैसे बनता है, ठीक है। उसके अलावा आप एक मिनट, उसके अलावा जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वो रहता है वो तो रहता ही है। एक मिनट आपको बताता है एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़, हाँ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में दिया होगा कि अगर कोई अब बाहर जॉब कर रहे हैं किसी डिपार्टमेंट में और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भरने का होता है, जैसे फॉर्म भरेंगे उसमें एक कॉलम बना रहेगा एक्सपीरियंस के बारे में, अगर आपने उसमें भर दिया कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं कब से कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जब डीवी करेंगे तो डीवी जब होगा आपका सिलेक्शन के बाद तो उस समय आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपका प्रेजेंट डिपार्टमेंट से मांगा जाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं दे पाते हैं तो आप डीवी आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप फॉर्म भर रहे हैं, अगर आपने भरा है कि आपने कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए आपके डीवी के समय NOC मांगा जाएगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। लेकिन अगर DFCCIL में ही आप जॉब कर रहे हैं किसी लोअर पोस्ट पर और इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तब आपसे NOC नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है कि पर्क एंड अलाउंस वगैरह भी आपको मिलेंगे, जो बेसिक सैलरी ऊपर लिखा हुआ था उसके साथ साथ पर्क एंड अलाउंस भी मिलेंगे। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इंटाइटल फॉर रेम्यूनरेशन कंसिस्टिंग ऑफ बेसिक पे, DA, HRA, पर्क एंड अलाउंस। उसके अलावा जो मेडिकल फैसिलिटी, ग्रेचुइटी, इनकैशमेंट वगैरह जो भी मिलती है, लिव इनकैशमेंट वो सब मिलेगी, ठीक है ना। उसके अलावा प्लेस ऑफ पोस्टिंग जहाँ DFCCIL का स्टेशन है वहाँ किसी भी स्टेशन पर हो सकता है। कैरियर प्रोस्पेक्टस के बारे में दिया हुआ है कि द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव प्रोमिसिंग अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन टू हायर ग्रेड्स, यानी वादा कर रहा है DFCCIL कि आपका जरूर अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको प्रमोशन के लिए। ऐसा नहीं है कि जिस पोस्ट पर आप सिलेक्ट हुए उसी पोस्ट पर रहेंगे, आप MTS के पोस्ट पर सिलेक्ट हुए तब भी आपको प्रमोशन के लिए मौका मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या हुआ है कि जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव सिविल, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, एग्जीक्यूटिव सिविल, SNT, तो ये जितने पोस्ट है 4 पोस्ट, तो चारों पोस्ट में CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, उसके बाद डायरेक्ट DV होगा, लास्ट में मेडिकल होगा DV होने के बाद। लेकिन जो मल्टी टास्किंग स्टाफ है जो 5वां पोस्ट है उसमें आपका CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, उसके बाद फिजिकल एजुकेशन टेस्ट होगा, फिजिकल भी होगा, उसके बाद DV होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, यानी MTS में एक स्टेप और एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो CBT होगा, तो जो पहला CBT होगा CBT 1, तो देयर शैल बी 2 स्टेज, CBT 1 होगा उसके बाद CBT 2 होगा,
ठीक ना। फॉर ऑल एडवर्टाइज पोस्ट, जितने पोस्ट है सभी में CBT 1 होगा, उसके बाद CBT 2 होगा। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन इन बोथ CBT 1 एंड CBT 2 स्टेज ना विल बी जनरली इन कॉन्फॉर्मेंस विद एजुकेशनल स्टैंडर्ड, मतलब जिस स्टैंडर्ड के जैसे MTS है तो 10th स्टैंडर्ड के 10th स्टैंडर्ड के पूछा जाएगा। और जो आपका है जो बाकी जो एग्जीक्यूटिव वाला पोस्ट है मैनेजर है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का लगभग क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। मैथ रीजनिंग ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाएगा, मैथ रीजनिंग 10th लेवल का पूछा रहता है, डिफ़िकल्टी लेवल हाई रहेगा बस, ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल हाई रहेगा। निगेटिव मार्किंग की बात किया जाए तो 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगा। जो फर्स्ट स्टेज CBT है वो बस क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, ये इसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है, बस क्वालिफाई किया जाएगा। पहला में जो एग्ज़ाम होगा उसमें से 20 जितना सीट है उसका 20 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे CBT 2 के लिए, और CBT 2 होगा उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं द स्कोर नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ CBT 1 स्टेज CBT 2 shall be used only for shortlisting candidates for CBT 2। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो CBT 2 है ना सेकेंड स्टेज, उसके लिए कितने कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, तो 20 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज वैकेंसी, जितने वैकेंसी है उसका 20 गुना कैंडिडेट को CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। अब जो फिजिकल एजुकेशन टेस्ट होगा जो केवल MTS के पोस्ट के लिए होगा, तो उसमें जितना सीट है उसका 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, और जो DV एंड मेडिकल वेरिफिकेशन के लिए है उसमें जितना सीट है बस उतना ही लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। और जो अभी जो वैकेंसी है वो वैकेंसी घट भी सकती है बढ़ भी सकती है, लेकिन घटने का बहुत कम चांस रहता है क्योंकि पोस्ट वैकेंट ही होते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम चांस है कि आपके जितने वैकेंसी है वह जब तक इसका ज्वाइनिंग वाइनिंग होगा उस समय तक और सीट खाली होगा, वो भी इसी में जुटेंगे तो सीट और बढ़ेंगे ही, ठीक है। अब देखा जाए कि जो पहला एग्ज़ाम होगा CBT 1 सभी के लिए CBT 1 होगा, तो उसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे और एक क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स मिलेगा और टोटल टाइम 90 मिनट मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन गलत करती है तो 1/4 निगेटिव काटा जाएगा, ठीक है। उसी तरह जो CBT 2 है और CBT 1 में जैसे आपका देख सकते हैं कि मैथ से 30 क्वेश्चन रहेगा, GK से 30 क्वेश्चन, साइंस से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन एंड नॉलेज अबाउट रेलवे एंड DFCCIL से 10 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल आपको 90 मिनट टाइम मिलेगा और ये क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स रहेंगे निगेटिव 1/4। उसी तरह जो CBT 2 रहेगा उसमें से टोटल 120 क्वेश्चंस रहेंगे, ये क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स मिलेगा और इसमें आपको टाइम 120 मिनट मिलेगा, ठीक है। और इसका सिलेबस भी आगे दिया हुआ है तो सिलेबस मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। CBT 1 का सिलेबस क्या है, CBT 2 का सिलेबस क्या है। इफ़ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 सेक्शन, जैसे कि बैंक में होता है कि मैथ का अलग सेक्शन रहता है, रीजनिंग का अलग, GK का अलग, कंप्यूटर का अलग, तो अगर इसमें अलग अलग सेक्शन वाइज रहेगा तो आपको ऐसा नहीं है कि हर सेक्शन का अलग से कट ऑफ क्रॉस करना होगा। जैसे बैंक में रहता है कि सेक्शन वाइज कट ऑफ अलग क्रॉस करना रहता है, एक और ओवरऑल कट ऑफ क्रॉस करना रहता है। तो यहाँ पर ही आपको सेक्शन वाइज कट ऑफ क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है, बस ओवरऑल कट ऑफ है वही क्वालिफाई करना होगा। If question paper consists of more than 1 section, there will be no sectional cutoff, sectional cutoff नहीं होगा, ठीक है। मार्क्स नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑब्टेन इन CBT जो सेकेंड स्टेज है विल बी कंसिडर फॉर फॉर्मेशन ऑफ पैनल, यानी फाइनल रिजल्ट के लिए जो CBT 2 रहेगा वही कंसिडर किया जाएगा, ठीक ना। ऑल कैंडिडेट ऑफ ए कम्युनिटी हैविंग सेम कट ऑफ मार्क्स विल बी कॉल्ड फॉर सेकेंड स्टेज CBT या PET। अगर किसी का सेम मार्क्स है, बहुत सारे कैंडिडेट, तो सभी को बुला लिया जाएगा जिसके सेम मार्क्स हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम साइज ऑफ फाइनल पैनल विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एडवर्टाइज वैकेंसी, जो फाइनल जो पैनल बनेगा जो DV के लिए या मेडिकल के लिए, तो जितना वैकेंसी है उतने लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर एक से अधिक शिफ्ट में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, जो भी नॉर्मलाइजेशन का इसका प्रोसेस है उसके अनुसार नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक ना। और उसके बाद जो आंसर किया जाएगा उसके बाद आपको कुछ गलत लगता है कि किसी क्वेश्चन का गलत आंसर दिया हुआ है तो ऑब्जेक्शन भी आप रेज कर सकते हैं। तो उसके लिए विंडो खुलेगा, तो जब विंडो खुलेगा तो उसमें आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, ठीक है। जो डिटेल्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन टेस्ट, जो फिजिकल एजुकेशन टेस्ट केवल MTS के लिए होगा तो CBT 2 हो जाएगा, उसके बाद फिजिकल एजुकेशन टेस्ट होगा तो उसका में क्या होगा, तो फिजिकल एजुकेशन टेस्ट में मेल के लिए होगा, उसमें क्या होगा कि 30
35 केजी वेट को उठा के आपको 100 मीटर चलना होगा और इसके लिए टाइम मिलेगा 2 मिनट टाइम मिलेगा और एक ही बार में चलना होगा। ऐसा नहीं कि आप उठाएं फिर नीचे रख दिए, एक बार जब उठा लिए तो आपको 100 मीटर पहुंचा के ही नीचे रखना है, ठीक है ना। नहीं तो अगर ऐसा नहीं कर पाए तो आपको फेल कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ आपको 1000 मीटर रन करना होगा, दौड़ना होगा, जो कि जिसमें आपको टाइम मिलेगा 4 मिनट एंड 15 सेकेंड, ठीक है ना। तो 4 मिनट 15 सेकेंड। और जो 100 मीटर है तो आप कैसे भी, या तो आप दौड़ के जाओ, पैदल जाओ, जैसे भी आप जाओ, 2 मिनट में आपको जाना है। फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए आपका है कि 20 केजी वेट, जैसे मेल में 35 था तो यहाँ 20 हो गया, तो 20 केजी वेट को उठा के आपको 2 मिनट में 100 मीटर पहुँचाना है। और इसके साथ साथ आपको 1000 मीटर दूरी आपको दौड़ना है 5 मिनट एंड 40 सेकेंड में, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्रेग्नेंट फीमेल कैंडिडेट के बारे में कुछ दिया हुआ है तो आप पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा होते नहीं हैं तो उनके बारे में नहीं बता रहा हूँ। एक सर्विसमैन के बारे में भी आपको पढ़ना होगा तो देख लेना, ठीक है। मैं जनरल चीज़ें बता रहा हूँ कि हर चीज़ बताऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। एग्जामिनेशन की सिटीज़ दिया हुआ है कि यहाँ जो सिटी दिए हुए हैं उनमें से आप कोई भी सिटीज़ अपने घर के नज़दीक का जो सिटी है वो आप चूज कर सकते हो। एप्लीकेंट शुड क्लियरली इंडिकेट देयर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, यानी आप 3 सिटी चूज कर सकते हो, तो फर्स्ट में जो चूज करेंगे उस वह अगर खाली रहेगा तो वहीं मिल जाएगा, नहीं तो दूसरा मिल जाएगा, नहीं तो तीसरा मिल जाएगा, तीनों में से कोई ना कोई तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। और जो सेकेंड स्टेज है उसके लिए आपका जो एग्ज़ाम होगा दिल्ली में होगा, कोलकाता में, मुंबई, चेन्नई, ठीक है ना। बस यही 4 जगह पर होंगे, ठीक है। और जो फिजिकल एजुकेशन टेस्ट होगा जो एमटीएस के पोस्ट के लिए वो दिल्ली में होगा, ठीक है। एमटीएस के पोस्ट के लिए फिजिकल एजुकेशन टेस्ट कहाँ होगा, दिल्ली में होगा। उसके अलावा जो फ़ी का बात करी जाए कितना फॉर्म भरने का फ़ी लगेगा, तो एमटीएस के पोस्ट के लिए 500 लगेगा और एमटीएस को छोड़ के बाकी जो पोस्ट हैं उसके लिए आपको 1000 लगेगा। और जो फ़ी है वह यूआर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस को लगेगा। बाकी एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनको फ़ी नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन भी होगा। तो आपको बताया था कि जब विंडो क्लोज हो जाएगी तो उसके बाद फिर से मॉडिफाई करने के लिए विंडो खुलेगी तो आप उसमें कर लेना। अगर आपको करना होगा उसके लिए 100 रुपया पेमेंट करना होगा, उसके बाद आप मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। आपका जो भी आपका ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर रहेगा उसको आप चेंज मत करना है जब तक आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक आप चेंज मत करना, नहीं तो आपका बहुत दिक्कत होगा। क्योंकि आजकल सारे जो ईमेल एडमिट कार्ड, ज्वाइनिंग लेटर सब ईमेल पर नहीं आते हैं, ठीक है ना। ठीक है। उसके साथ साथ इसमें अब जब आपका ज्वाइनिंग होता है इसमें तो आपका बॉन्ड भी साइन कराया जाता है। इसमें कहीं दिया हुआ है, मैंने पढ़ा था कि बॉन्ड भी आपको साइन कराया जाता है। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसमें 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, ठीक है। प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ देख सकते हो, 1 मिनट, ये देखो बॉन्ड के बारे में भी दिया हुआ है कि इसमें बॉन्ड साइन होता है। तो चलो, नहीं कहीं दिया हुआ है, मैं इतना श्योर हूँ, मैंने पढ़ा है कि इसमें बॉन्ड साइन होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दिया हुआ एससी एसटी कैटेगरी का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, तो आप इस फॉर्मेट में बनवा लेना। उसके साथ साथ यहाँ दिया हुआ है ओबीसी का फॉर्मेट, ओबीसी वाले बनवा लेना अपने फॉर्मेट में। उसके साथ साथ यहाँ दिया हुआ है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, तो वो इस फॉर्मेट में अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना, ठीक है। तो ये सब आप देख लेना। उसके अलावा एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि सिलेबस, जो सिलेबस की बात किया था कि सिलेबस मैं आपको बताऊंगा, तो यहाँ देख सकते हो कि जूनियर मैनेजर के लिए, फाइनेंस के लिए जो सिलेबस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो बहुत सारे टॉपिक्स वाइज लिखा हुआ है, तो ये टॉपिक आप पढ़ ले हुए तो आपका आराम से एग्ज़ाम निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सारे टॉपिक आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा ये आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, डाटा कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, ये सब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस लिखा है। एमटीएस का पोस्ट के लिए क्या क्या सिलेबस लिखा है, जनरल साइंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है।
रेलवे के बारे में, ठीक है। तो ये सारे कुछ खास है नहीं। और कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है कि DFCCIL की वेबसाइट पर जाएंगे, उसके बाद रजिस्टर करने के सबसे पहले रजिस्टर करने के लिए आपको पास क्या क्या होना चाहिए, उसके बाद फिलअप ऑनलाइन अप्लीकेशन, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप रजिस्टर्स करना है तो कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ओनली बाय विजिटिंग द DFCCIL वेबसाइट, कैंडिडेट्स विल गेट DFCCIL रिक्रूटमेंट होम। तो कैसे कैसे जाना होगा, DFCCIL की वेबसाइट पे जाएंगे तो उसके बाद इंडेक्स पेज एंड हैव टू क्लिक ऑन रजिस्टर, ठीक है ना। कैंडिडेट विल बी रीडायरेक्टेड टू रजिस्ट्रेशन। तो मैं तो आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, आप वहीं से जाना, वहीं से हो जाएगा। उसके बाद नेम, मोबाइल नंबर, ये सब आपको email ID वगैरह डालना होगा, OTP आएगा, उसके बाद रजिस्टर हो जाएगा कैप्चा वगैरह डाल के। उसके बाद आप ये देख लेना, फी वगैरह जमा करना होगा, फॉर्म भर के फ़ोटो अपलोड कर लेना, ठीक है। अगर आपको फ़ोटो के बारे में एक चीज़ बता देना हो, क्योंकि फ़ोटो एंड सिग्नेचर के चलते बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो जाता है, ठीक ना। तो इसके बारे में बता देता हूँ। इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड थंब, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का फ़ोन रिजेक्ट होता है इसी कैंडिडेट के कारण। देयर आर सेपरेट लिंक फॉर अपलोडिंग फोटोग्राफ वगैरह, ठीक है ना। यहाँ पर दिया हुआ है कि कैंडिडेट शुड अपलोड द स्कैंड डिजिटल इमेज ऑफ देयर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट थंब, राइट और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी आपको, मतलब लेफ्ट थंब का आपका जो इम्प्रेशन आपको जो इंक पैड होता है उसमें से लेकर उसको फ़ोटो स्कैन कर लेना, उसको भी अपलोड करना होता है। एंड अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट एज पर द प्रोसेस गिवन बिलो। और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। JPG फॉर्मेट अगर नहीं करना होता है तो कंप्यूटर दुकान वगैरह से करवा लेना, या यूट्यूब में देख लेना कैसे JPG फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो फोटोग्राफ के बारे में दिया हुआ क्या, फोटोग्राफ मस्ट बी रिसेंट, पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, कलर होना चाहिए, नया होना चाहिए, रिसेंट होना चाहिए, यानी 3 सप्ताह से पुराना नहीं होना चाहिए। कलर फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज 3 सप्ताह से पुराना नहीं होना चाहिए। मेक श्योर दैट द पिक्चर इज इन कलर में होना चाहिए, टेकन अगेंस्ट लाइट कलर्ड, यानी बैकग्राउंड होना चाहिए पिक्चर का, कोशिश करो वाइट बैकग्राउंड रहे तो सही है, नहीं तो लाइट हल्का बैकग्राउंड रहो, ठीक है ना। लुक स्ट्रेट एट द कैमरा विथ ए रिलैक्स्ड फेस, और कैमरा में आप सामने देख रहे हो, दोनों का दिखना चाहिए फोटो में। डायमेंशन ऑफ द इमेज शुड बी अप्रोक्सीमेटली टी, तो जो फोटो का जो साइज होना चाहिए 200 बाई 230 पिक्सल होना चाहिए। तो अगर ये सब नहीं करना आता है कि पिक्सल करना, KB करना, फ़ोटो कैसे भर देते हैं, तो आप मुझे बताना कमेंट करके, मैं पूरा फॉर्म भर के आपको बता दूंगा, ठीक है। इट विल नॉट बी पॉसिबल टू एकोमोडेट लार्जर इमेज साइज, ठीक है ना। जो फ़ोटो के मतलब एक तो एक डायमेंशन हो गया कि 200 बाई 2030 पिक्सल, और इसका साइज़ होना चाहिए 50 से 80 KB आप खासकर ध्यान रखना कि इतने KB के बीच में होना चाहिए, और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है ना। इफ द साइज ऑफ द फाइल इज टू लार्ज तो ये एडजस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और इसका मिनिमम रेजोल्यूशन दिया हुआ है कि 200 DPI होना चाहिए, ठीक है। तो खासकर आप DPI तब छोड़ दो, खासकर आप पिक्सल पर ध्यान रखना एंड KB पर, और KB के बिना तो आपको अपलोड ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो पिक्सल कोशिश करना कि 200 से बाई 230, यानी चौड़ाई 200 और ऊंचाई उसका 230 होना चाहिए, ठीक है। और KB 50 KB से 80 KB के बीच में। उसी तरह सिग्नेचर है तो सिग्नेचर होना चाहिए, द एप्लीकेंट है टू साइन ऑन वाइट पेपर विथ ब्लैंक इंक, यानी काले पेन से ही साइन करना होगा। कुछ लोग ब्लू पेन से पढ़ेंगे नहीं या ब्लू पेन से कर देंगे, कोई ग्रीन पेन से कर देगा, रिजेक्ट ही होगा। तो ब्लैक पेन से करना होगा वाइट पेपर पर। द सिग्नेचर मस्ट बी ऑफ द एप्लीकेंट ओनली एंड नोट ऑफ एनी अदर, यानी खुद का आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है ना। प्लीज स्कैन द सिग्नेचर एरिया ओनली, यानी आसपास के जो सिग्नेचर है तो पूरा केवल सिग्नेचर कहीं आपको फोटो खींच लो और क्रॉप कर लो, ठीक है, अच्छे से, केवल सिग्नेचर आया, बाहर का पार्ट ना है, ठीक है। उसके अलावा जो सिग्नेचर का जो पिक्सल दिया हुआ है कि 140 आपका इसका होरिएंटल जो चौड़ाई होता है 140 होना चाहिए, और जो ऊंचाई 60 पिक्सल होना चाहिए, और KB 50 KB से 80 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। उसके तरह लेफ्ट थंब इम्प्रेशन के बारे में दिया हुआ है, द एप्लीकेंट हैव टू पुट हिज लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑन वाइट पेपर, यानी वाइट पेपर पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन इंक पैड में हाथ लेफ्ट थंब को डुबाओ, मतलब दबाओ, और फिर उसके बाद वाइट पेपर पर लगा लो। और जो इंक होना चाहिए ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए, ब्लैक हो या ब्लू हो ना, ब्लैक और ब्लू कलर का ही इंक होना चाहिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन मस्ट बी ऑफ एप्लीकेंट ओनली, ठीक है। उसके अलावा प्लीज स्कैन द लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एरिया ओनली, यानी जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है केवल उसी को स्कैन करो, अगल बगल के एरिया स्कैन मत करो, अगर हो भी जाता है तो उसको क्रॉप कर लो। उसके अलावा साइज ऑफ फोटो
जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है वो 50 KB से 80 KB के बीच में ही होना चाहिए और सभी जो डॉक्यूमेंट है JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके अलावा जो सर्टिफिकेट है तो प्लीज़ स्कैन द रिलेवेंट सर्टिफिकेट, जैसे कि आपका जो भी सर्टिफिकेट जो अपलोड करना है, जैसे OBC वाला को अपलोड करना है तो वो स्कैन कर लो और उसका साइज़ होना चाहिए 100 से 1000 KB के बीच में हो सकता है, या PDF फॉर्मेट भी हो सकता है, JPG फॉर्मेट या PDF फॉर्मेट जो भी फॉर्मेट है तो आप दोनों फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो फॉर्म को कैसे अप्लाई करें, पूरा फॉर्मेट पूरा भर के आपको दिखाएं तो आप कमेंट करना, मैं पूरा भर के वीडियो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक यू फ्रेंड्स।